प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसने बगल में बैठे जो फैंग की ओर तिरछी नजर डाली। आपके जो परिवार ने कितने वर्षों में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा किया है जिसने आपके पूर्वजों का गौरव बढ़ाया हो? वैसे इस बार आपके जो परिवार को मेरे बेटे के प्रभाव से फायदा हुआ है। जो फैंग के गालों की मांसपेशियां फड़कने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया, इससे पहले कि वह आखिरकार दांत पीसते हुए एक शब्द बोल पाया। हाँ, लियू योरू ने संतुष्टि से अपनी निगाहें हटा ली, डर से झींगुरों की तरह चुप खड़े नौकरों को देखा और अपनी आवाज ऊंची की। आप सभी ध्यान से सुने। अगर आप बाद में यंग मास्टर लू क्यूई को कैमरे पर देखें तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो सबसे जोर से ताली बजाएगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। हालांकि लाइव स्ट्रीम जारी रहने के दौरान लियू योरू की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। टीवी पर तारा चंद्रमा के वस्त्र पहने जादूगर कहर बरपा रहा था। डोंगिंग प्रांतीय टीम का नेतृत्व करते हुए उसने एक तरफा जीत हासिल की और कई अन्य प्रांतीय टीमों को करारा जवाब दिया। लेकिन चाहे वह किसी भी तरह से देख ले, उसे अपना बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। लियू योरू की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। क्या ये डोंगिंग प्रांत की टीम है? यहाँ केवल 4 लोग ही क्यों हैं? मेरा बेटा कहाँ है? जो फैंग ने किनारे से सावधानीपूर्वक बोलना शुरू किया। शायद क्यूई का कोई विशेष मिशन है और वह अकेले ही काम कर रही है। अकेले अभिनय करना। लियू योरू ने उस बिल्ली की तरह प्रतिक्रिया दी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वह तुरंत गुस्से से भड़क उठी और उसने अपना हाथ कॉफी टेबल पर पटक दिया, जिससे चाय चारों ओर फैल गई। उसे अकेले ही कार्रवाई क्यों करनी चाहिए? मेरा बेटा इतना प्रतिभाशाली है कि उसे इस टीम का कप्तान होना चाहिए। अब देखो क्या हो गया। वो शरारती बच्चा जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ, सारी सुर्खियां बटोर ली। मेरे बेटे को एक भी मौका नहीं मिला। डॉट डॉट डॉट। घने जंगल में स्थित मीजिमा द्वीप। एक आकृति धीरे धीरे एक विशाल प्राचीन वृक्ष पर कुछ उकेर रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुखौटा पहन रखा था। तेज नाखूनों ने फूलों के बीच तितलियों की तरह फड़फड़ाते हुए खुरदरी छाल पर जटिल और रहस्यमय आकृतियां उकेर दी। कई विशालकाय जानवर उसके आसपास बेतरतीब ढंग से घूम रहे थे, मानो वह वहां मौजूद ही न हो और उसे नजरअंदाज कर रहे हों। जैसे जैसे वह मूर्ति तराश रहा था, वह एक अज्ञात धुन गुनगुना रहा था। उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण और संयमित था। अगले ही पल नकाब के पीछे से अचानक एक स्पष्ट ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। जुओ दाओलिन, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा टीम में एक असाधारण व्यक्ति उभरकर सामने आया है। अब तक उन्होंने 10 टीमों को बाहर कर दिया है। अगर तुम इसी तरह टालमटोल करते रहे तो जब तक तुम सब कुछ व्यवस्थित करोगे तब तक वह शायद इस साल के अधिकांश परीक्षार्थियों को अकेले ही परीक्षा से बाहर कर देगा। जुओ डाओलिन के नाम से जाने जाने वाले नकाबपोश व्यक्ति ने थोड़ी देर रुककर धीमी हंसी हंसी। ओह, क्या इस साल कोई बड़े नाम सामने आ रहे हैं? ये तो शानदार है। उसने अचानक अपनी चित्रकारी की गति बढ़ा दी और उसके मुंह से निकलने वाली हंसी तेजी से भयावह होती चली गई। तो मैं अनिच्छा से ही सही इसे तेज कर दूंगा। आप मुझे जानते ही हैं, प्रतिभा जितनी दुर्लभ होती है, मैं उतना ही उत्साहित हो जाता हूँ। अगर मैं उसे वापस लाने में कामयाब हो जाता हूँ तो बॉस निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेगा। महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें चेतावनी का हल्का सा संकेत था। तुम्हें उनमें से एक को जिंदा वापस लाना होगा। उस निकम्मे चूहे की तरह मत बनो जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अंत में लोगों की जान ले ली। जुओ डाओलिन ने एक अजीब तीखी हंसी हंसी। चूहे की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? मैं बहुत पेशेवर हूँ। डॉट डॉट डॉट। लाइव टेलीविजन स्टूडियो के अंदर मेजबान वेई झेंग ने जोश से भरी अपनी आवाज फिर से बुलंद की। देवियों और सज्जनों, हमें अभी अभी खबर मिली है कि बाहरी सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने वाली दूसरी टीम प्रकट हो गई है। ये शंघाई की टीम है। इसके अलावा कृपया सभी लोग बड़ी स्क्रीन पर ध्यान दें। मानचित्र के अनुसार शंघाई टीम का सामना हमारी अत्यधिक शक्तिशाली डोंगिंग प्रांत की टीम से होने वाला है। महिला होस्ट लिनशी ने तुरंत अपनी बात रखी। उनके चेहरे पर उत्साह का सही संतुलन दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है कि इस साल शंघाई टीम में एक अनोखा एस रैंक का छुपा पेशेवर खिलाड़ी भी है। मुझे आश्चर्य है कि शंघाई का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली है। क्या वह डोंगिंग प्रांत के उस सुंदर युवा जादूगर का मुकाबला कर पाएगा? वेई झेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हालांकि हमें अभी तक शंघाई में उस एस रैंक के व्यक्ति के विशिष्ट पेशे के बारे में पता नहीं है, लेकिन डोंगिंग प्रांत में उस जादूगर के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए मुझे डर है कि। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मुझे डर है कि इस एस क्लास खिलाड़ी को भी उसका मुकाबला करने में मुश्किल होगी। उन्होंने जिस तरह की ताकत दिखाई वह सचमुच अविश्वसनीय थी। मेरे निजी विश्लेषण के अनुसार शायद राजधानी में मौजूद वे 2 एस क्लास हीरो ही एकजुट होकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। जब वे बात कर रहे थे तभी लाइव स्ट्रीम द्वीप के अंदर के फुटेज पर स्विच हो गई। जंगल में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने दूर से खड़ी थी और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। जो हुआई गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए विरोधी शंघाई टीम के सदस्यों को देखा और बिना कुछ कहे हमेशा की तरह अपनी छड़ी उठाई। टीम फाइट की शुरुआत पहले करना उनकी लगातार शैली रही है, लेकिन जैसे ही वह मंत्रोच्चार शुरू करने ही वाला था, अचानक शंघाई में कतार से एक व्यक्ति बाहर निकला। रुको। उस व्यक्ति ने बार बार अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हमला करने में जल्दबाजी मत करो, मुझे कुछ कहना है। जो हुआ अचंभित रह गया और उसने अपना काम रोक दिया। उसने दूसरे व्यक्ति को गौर से देखा। वह एक गोल मटोल लड़का था जो बहुत दयालु और सौम्य दिखता था। उसके गोल चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वह हानिरहित प्रतीत होता था। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उन्होंने भूरे रंग का पारंपरिक चीनी क्रॉसटॉक चोगा पहना हुआ था और उनके हाथ में कागज का एक पंखा था। चित्रकला की यह शैली आसपास के तनावपूर्ण और गंभीर वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ऐसा नहीं लगता कि वे राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा देने आए हैं, ऐसा लगता है कि वे स्टैंड अप कॉमेडी करने आए हैं। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। आपको क्या कहना है? गोल मटोल लड़के ने खुशी खुशी 2 कदम आगे बढ़ाए और सम्मानपूर्वक अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। भाई जादूगर, क्या हम थोड़ा और शांतिपूर्ण हो सकते हैं? शंघाई में हम इस साल के टॉप स्कोरर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। हम बस एक अच्छी रैंकिंग हासिल करना चाहते हैं, बशर्ते वह बहुत खराब ना हो। इसलिए हम आप सभी के साथ किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं। अगर यह वास्तव में छिड़ जाता है तो बहुत संभावना है कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा, जिससे अन्य टीमों को फायदा होगा, है ना? उसने अपनी बगल की ओर इशारा किया। इसके अलावा हमारे पास आपसे एक व्यक्ति अधिक है।
क्यों न हम यहीं से अलग हो जाएं और हम दोनों अपने अपने रास्ते जाकर अपने अपने अंक अर्जित करें। जो हुआई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। शंघाई की एक टीम। मैंने सुना है कि उनकी टीम में एक एस रैंक का गुप्त पेशेवर है। क्या ये वही मस्खरा हो सकता है जो मेरे सामने खड़ा है? ये किसी भी तरह से युद्ध संबंधी पेशे जैसा नहीं दिखता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह है या नहीं? यहाँ तक कि एस क्लास हथियार को भी पल भर में निष्क्रिय किया जा सकता है। अब जब हम मिल चुके हैं तो हमारे पास आपको बरी करने का कोई कारण नहीं है। गैंडाल्फ की आवाज ठंडी और भावहीन थी। तो क्या हुआ अगर यह शंघाई में है? सभी लोग कृपया यहीं रुकें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपनी छड़ी फिर से उठा ली। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अचानक एक भयानक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर आ गिरा। अगले ही पल शंघाई के उन 5 लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर पहाड़ का दबाव पड़ रहा हो। उनके पैर कांपने लगे और वे सब हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। गोल-मटोल लड़के के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह खौफ छा गया। धिक्कार है, हमने लड़ने से मना किया था। तुम में खेल भावना नाम की कोई चीज नहीं है। जो हुआई ने मन ही मन उपहास किया। किसने कहा तुमसे ये? उसने दूसरे पक्ष के अपमानों को अनसुना कर दिया और उसकी छड़ी के शीर्ष पर लगा क्रिस्टल तेजी से चमक उठा, मानो एक ही झटके में उन्हें नष्ट करने के लिए उल्कापिंडों की बौछार करने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उस क्षण वजन से लगभग दम घुट रहा वह मोटा लड़का एक हाथ उठाने के लिए संघर्ष करता रहा। गैंडाल्फ की ओर इशारा किया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। आपस में बातचीत करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। मंत्रोच्चार कर रहे गैंडाल्फ अचानक जम गए। उसने अपना मुंह खोला और एक अनियंत्रित आवाज निकली। बोलो, सीखो, चिढ़ाओ, गाओ। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने सभी को स्तब्ध कर दिया। येशी और बाकी दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ठीक उसी समय जब हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, गोल-मटोल लड़के ने विजयी मुस्कान बिखेरी और फिर चिल्लाया। आज मैं आप सभी के लिए व्यंजनों के नाम सुनाने जा रहा हूँ। गैंडाल्फ का शरीर थोड़ा कांप उठा। वह अपने मुंह पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वह 2 सेकंड के लिए रुका, फिर धीमी, सपाट और भावहीन आवाज में बोला। मैं आपको उबला हुआ मेमना, उबला हुआ भालू का पंजा, उबली हुई हिरण की पूंछ, भुनी हुई बतख, भुना हुआ चिकन और भुना हुआ हंस खिलाऊंगा। अध्याय 86। अंधकार फैलता है। जो हुआई का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ड्राइवर से उसका स्टीयरिंग व्हील छीन लिया गया हो और वह असहाय होकर अपनी कार को एक बिल्कुल अनजान सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए देखने के लिए मजबूर हो। गैंडाल्फ का मुंह अभी भी खुल और बंद हो रहा था। वह यंत्रवत रूप से एक रस स्वर में व्यंजनों के नाम दोहरा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... 3 स्वादिष्ट व्यंजनों को भूनकर बनाया गया है। भुने हुए सफेद मशरूम, भुने हुए कबूतर के अंडे, भुने हुए कटे हुए सुअर का मांस, भुनी हुई ईल। ये किस तरह की नौकरी है? क्या वह संवाद का उस्ताद है? मुख्य बात यह है कि यह क्षमता बहुत ही विचित्र है। वे एक ऐसे स्तर के निषिद्ध मंत्र के जादूगर को जबरदस्ती नियंत्रित करने में सक्षम थे और उसे सार्वजनिक रूप से स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए मजबूर किया। जो हुआई को यह भी महसूस हो रहा था कि एक अदृश्य शक्ति गैंडाल्फ के शरीर से जादू को तेजी से सोख रही थी ताकि इस विचित्र प्रदर्शन अवस्था को बनाए रखा जा सके। क्या हो रहा है? येशी ने शेन फुहाई के करीब आते हुए फुसफुसाते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी भरी हुई थी। शेन फुहाई का चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उसने अपने सामने बैठे उस गोल-मटोल लड़के को ध्यान से देखा जो पंखा हिला रहा था और अपनी आवाज धीमी कर ली। भाई गैंडाल्फ, ऐसा लगता है कि वह नियंत्रण में है। ठीक उसी समय शंघाई टीम पर लागू गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। धूल और गंदगी से सने हुए 5 टीम सदस्य किसी तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने गैंडाल्फ की ओर देखा, जो अभी भी व्यंजनों के नाम सुना रहा था। उनकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी, जो तुरंत ही निर्दयता में बदल गई। 2 तलवारें लहराते हुए एक युवक ने धमकी भरे लहजे में कहा, बूढ़े गो, तुम उस जादूगर को काबू में रखो, हम जाकर बाकी 3 का काम तमाम कर देते हैं। ये सुनकर येशी, शेन फुहाई और युआन काई के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गैंडाल्फ के बिना वे तीनों मैजिक सिटी का मुकाबला करने में असमर्थ थे। इसके अलावा दूसरी तरफ 2 और लोग हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ओल्ड गुओ नाम का मोटा ताजा आदमी गाली गलौज करने लगा। मेरी समस्या का समाधान करो। उनकी आवाज कर्कश थी और स्पष्ट रूप से कमजोर थी। जल्दी करो, मुझे उठाओ, भागो। शंघाई टीम के सदस्यों ने तब देखा कि उस मोटे लड़के का चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसका भूरा कोट पसीने से लगभग पूरी तरह भीगा हुआ था और वह खतरनाक तरीके से लड़खड़ा रहा था। ये लड़का तो कमाल का है, एक विलक्षण प्रतिभा का धनी। बूढ़ा गुओ हौंक रहा था। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। कुछ ही समय में मेरी जादुई शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अगर हम अभी नहीं निकले तो उसके आजाद होने के बाद हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इन शब्दों से शंघाई में मौजूद बाकी 4 लोग चौंक गए। उन्होंने एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने तुरंत थके हुए लाओ गुओ को उठाया और भाग गए। वह गति खरगोश की गति से भी तेज थी। पलक झपकते ही वे 5 आकृतियां जंगल के दूसरे छोर पर गायब हो गईं। एक ही समय पर गैंडाल्फ, जिसने अभी अभी लाल मीटबॉल, सफेद मीटबॉल, तले हुए मीटबॉल, 4 खुशियों वाले मीटबॉल का पाठ समाप्त किया था, आखिरकार रुक गया। जो हुआई को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण वापस उसके हाथों में आ गया है। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। इसके तुरंत बाद मेरे दिल में शर्मिंदगी की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। सामाजिक मृत्यु, एक विशाल सामाजिक मृत्यु का दृश्य। उसने हल्की खांसी की और उसकी थोड़ी धमकी भरी निगाहें उसके पीछे खड़े तीनों लोगों पर घूम गईं। आपने अभी कुछ नहीं देखा, है ना? येशी, शेन फुहाई और युआन काई ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हाँ, हवा बहुत तेज थी और रेत हमारी आंखों में चली गई। जो हुआई को यह नहीं पता था कि उनके शानदार, तेज गति से कविता पाठ का पूरे देश में सीधा प्रसारण किया गया था। इस समय प्रमुख लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बुलेट स्क्रीन सेक्शन हंसी से गूंज रहे हैं। हा, मैं तो अवाक रह गया। ये किस तरह का अद्भुत पेशा है? क्या ये कॉमेडी मास्टर का पेशा है? कठिन नियंत्रण क्षमताओं वाला एक निश्चित जादूगर मेनू पर रहा है। यह उसे मारने से भी बदतर है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। शंघाई बहुत शानदार है। ये पेशा बहुत बढ़िया है। मेरा सुझाव है कि आप आगे की ट्रेनिंग के लिए देयुन क्लब में शामिल हों। शंघाई ही क्यों? क्या ये कौशल तियानजिन की टीमों में नहीं होना चाहिए? तियानजिन के खिलाड़ियों ने अपना एक खास दांव खो दिया है।
मैं घोषणा करता हूँ कि इस साल वो गोल-मटोल बच्चा मेरा आदर्श है। ये तो बहुत ही मजेदार है। यहाँ तक कि जादू के उस देवता को भी, जो सबको धूल चटा रहा था, हार का स्वाद चखना पड़ा। अधिक समय तक प्रांतीय टीमों की बढ़ती संख्या ने सफलतापूर्वक घेराबंदी को तोड़ दिया है। वे मीजिमा के भीतरी इलाके में आगे बढ़ने लगे और अंकों के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर एक भयंकर चरण में प्रवेश कर गई। मध्य मैदानी प्रांत की एक टीम जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्दी करो, बॉस लेवल के ज्यादातर राक्षस द्वीप के अंदर ही हैं। कप्तान ने गहरी आवाज में चिल्लाया। बाहर इन साधारण जानवरों को मारने के बजाय चलो सीधे अंदर जाकर बॉस को ढूंढते हैं। इससे हमें जल्दी अंक मिलेंगे। द्वीप पर बॉस की संख्या सीमित है। आप जितने बॉस को मारेंगे उतने ही बॉस कम होते जाएंगे। आपको वहां सबसे पहले पहुंचना होगा। टीम के सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी गति और भी तेज हो गई। हालांकि वे चल रहे थे, कुछ ही दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई जिससे वे सभी अपनी जगह पर ही रुक गए। वह आदमी एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी और ऐसा लग रहा था कि वह पेड़ के तने पर कुछ उकेर रहा है। उसने अपने चेहरे पर एक भयानक भूत का मुखौटा पहन रखा था। झोंग्युआन प्रांत के टीम लीडर लियू फैंग ने भौहें चढ़ाईं। यह आदमी क्या कर रहा है? समूह में मौजूद एक हटे कटे ढालधारी योद्धा ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। उसके काम से किसे फर्क पड़ता है? वह बिल्कुल अकेला है। क्या यह ऐसा नहीं है जैसे उसे चांदी की थाली में अंक परोसे जा रहे हों? उसने दरवाजे के पैनल जैसी दिखने वाली विशाल ढाल को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे आजमाने के लिए उत्सुक था। कैप्टन, पहले उससे निपट लेते हैं। लियू फैंग ने एक पल सोचा, सिर हिलाया और एक रणनीतिक हाथ का इशारा किया। वे पांचों लोग तुरंत तितर-बितर हो गए, अर्धचंद्राकार घेरा बना लिया और चुपचाप नकाबपोश व्यक्ति की ओर रेंगने लगे। पैरों के नीचे गिरे पत्तों पर कदम रखने पर हल्की सरसराहट की आवाज आती थी। वातावरण में तनाव व्याप्त था। ठीक उसी समय जब वे हमले की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, नकाबपोश व्यक्ति की मानो पीठ के पीछे भी आंखें हों और उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। वह धीरे से मुड़ा और नकाब के नीचे से एक भयानक भयावह हंसी निकली जिसने किसी के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी जल्दी में ही हमें अपना पहला शिकार मिल गया है जो खुद हमारे पास आया है। लियू फैंग को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दूसरे पक्ष ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे दी। चलो ये करते हैं। वह दहाड़ा और उसने पहला हमला किया। उसकी हथेली में एक धधकती आग का गोला संघनित हुआ और नकाबपोश व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति की आकृति थोड़ी देर के लिए चमकी और एक भूत की तरह उस स्थान से गायब हो गई जिससे आग का गोला अपने लक्ष्य से चूक गया। बूम! आग का गोला प्राचीन वृक्ष के तने से टकराया और वह जलकर राख हो गया। वे कहाँ हैं? समूह में मौजूद हथियारों ने आश्चर्य से चीख मारी। क्षणिक परछाई देखकर लियू फैंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। बूढ़े वांग, अपने पीछे ध्यान रखो। उनकी चेतावनी बहुत देर से आई। नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप ढालधारी योद्धा के पीछे प्रकट हुआ। बहुत धीमा, एक कर्कश आवाज बूढ़े वांग के कान के पास सुनाई दी। उसने एक उंगली बढ़ाई जिसकी नोक पर काली ऊर्जा की हल्की फुहारें घूम रही थी और धीरे से ढालधारी योद्धा की पीठ को छुआ। ढालधारी योद्धा का लंबा शरीर अचानक अकड़ गया और उसके चेहरे के भाव स्थिर हो गए। वह धीरे से मुड़कर अपने साथियों की ओर देखने लगा। उस ईमानदार दिखने वाले चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान उभर आई। हे, उसके गले से कर्कश हंसी निकली। अब बारी मेरी है तुम्हें गिरफ्तार करने की। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी विशाल ढाल को उठाया और उसे अपने बगल में खड़े हत्यारे पर जोर से पटक दिया। बूढ़े वांग, क्या तुम पागल हो गए हो? हमलावर घबराकर चिल्लाया और जोरदार वार से बचने के लिए एक तरफ हट गया। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने सेंट्रल प्लेन्स प्रांतीय टीम के गठन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। ये देखकर लियू फैंग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसे हिरासत में ले लिया गया है। बूढ़े वांग की चिंता मत करो, पहले उस नकाबपोश आदमी से निपटो। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति की आकृति फूलों के बीच उड़ने वाली तितली की तरह गति कर रही थी। वह राजक युद्ध क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से इधर उधर भाग रहा था जिससे उस पर निशाना साधना संभव हो गया था। उसके चारों ओर काला कोहरा मंडरा रहा था, मानो कोई राक्षस नरक से बाहर निकल रहा हो। आप अगले हो। जैसे ही एक काली परछाई उसके पास से गुजरी, अग्नि जादूगर को अपने कान के पास एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। उसे दूसरे व्यक्ति की हरकतें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने चुपचाप मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ रख दिया हो। भिक्षु का शरीर भी अकड़ गया। वह यंत्रवत रूप से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई जो बिल्कुल ओल्ड वांग की मुस्कान जैसी थी। उसने अपनी लाठी उठाई और उसे लियू फैंग की ओर इशारा किया। कैप्टन, मेरा फायरबॉल स्पेल आजमाओ। अचानक दर्जनों आग के गोले प्रकट हुए और लियू फैंग पर बरसने लगे। क्या हुआ? पृथ्वी पर क्या चल रहा है? लियू फैंग, शेष बचे हत्यारे और एक तीरंदाज ने तुरंत एक घने पेड़ के पीछे छिप गए। आग का गोला पेड़ के तने से टकराया जिससे उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। बूढ़े वांग, नन्ही, जाग जाओ। तीरंदाज ने अपने साथियों को जगाने की कोशिश में उनके नाम हड़बड़ी में पुकारे। हालांकि इसका कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों व्यक्ति अब स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उन्होंने अपने आसपास की चीजों पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। विशालकाय ढाल तेजी से आगे बढ़ी और चारों ओर आग के गोले बिखेर दिए। पूरा जंगल पल भर में तबाही के मंजर में बदल गया। उस अराजक दृश्य को देखकर लियू फैंग का दिल बैठ गया। ये नकाबपोश आदमी बहुत डरावना है। चलो पीछे हटते हैं। हत्यारे के चेहरे पर संघर्ष के भाव स्पष्ट थे। कैप्टन, लाओ वांग और शियाओली का क्या हुआ? हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। लियू फैंग ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। मुझे अब उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहीं रुके तो हमारा सफाया हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल, वह कर्कश उपहासपूर्ण आवाज, मानो एक अभिशाप हो जो उनके सिर के ऊपर से गूंज रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? तीनों पुरुषों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने अचानक ऊपर की ओर देखा। भूत का मुखौटा पहने वह आदमी किसी तरह उठ खड़ा हुआ था और अब उनके ऊपर एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, उन्हें नीचे देख रहा था। नकाब के पीछे छिपी उन आंखों में चूहे बिल्ली का खेल झलक रहा था। दौड़ना! लियू फैंग दहाड़ा और सहज रूप से आगे की ओर लुढ़क गया जिससे वह बेहद अजीबोगरीब मुद्रा में एक घातक हमले से बाल बाल बच गया। हालांकि उसके पीछे मौजूद हत्यारे और तीरंदाज समय रहते हमले से बच नहीं पाए। आकाश से बिजली की तरह एक गहरी छाया नीचे उतरी।
इससे पहले कि वे दोनों चीख भी पाते, वे घने काले कोहरे में घिर गए। जब काला कोहरा छंट गया, वे भी भावहीन हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वे चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। लियू फैंग जमीन से उठा और पीछे मुड़कर उस दृश्य को देखा। उसे अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन महसूस हुई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक राक्षस, तुम एक राक्षस हो, वह इसे समझ नहीं सका। इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा इतनी अनुचित कैसे हो सकती है? ये क्या बकवास है? अब उसमें और संकोच करने की हिम्मत नहीं थी। वह मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भाग गया। वह बस इस खौफनाक आदमी से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहता था, लेकिन वह कुछ ही कदम से ज्यादा नहीं दौड़ पाया। उसके पीछे से एक बार फिर वह कर्कश आवाज गूंजी, मानो मृत्यु की घंटी बज रही हो। खेल समाप्त हो गया है। लियू फैंग का शरीर अचानक अकड़ गया। उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने धीरे से उसकी गर्दन को चुटी काटी है। एक पल के बाद नकाबपोश व्यक्ति के पीछे 5 परीक्षार्थी भी ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। वे एक पंक्ति में एक समान कदमों से जंगल से होकर गुजरे। सभी के चेहरे पर एक जैसी डरावनी मुस्कान थी। अध्याय 87, महान जिया साम्राज्य की नई शक्तियां। नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसने अपने पीछे खड़े 5 उम्मीदवारों की ओर देखा। उनकी आंखें खाली थीं और उनके हाथ भाव अकड़े हुए थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से काली ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर निकली, जो धीरे से उन 5 लोगों के शरीर को छू गई। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और निराशा में अपना सिर हिलाया। 3 ग्रेड ए, 2 ग्रेड बी, कैसे उबाऊ, एक भी एस रैंक का छात्र नहीं। उसने अपना सिर झुकाया और जंगल की गहराई में देखने लगा। नकाब के पीछे उसकी आवाज में एक सुखद कर्कशता का संकेत था। लगता है हमें जल्दी से अपने बाकी दोस्तों को ढूंढना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और चला गया। उनके पीछे 5 आकृतियां अत्यंत निष्ठावान कठपुतलियों की तरह पूर्ण सामंजस्य में मार्च करते हुए उनका अनुसरण कर रही थीं। वे झटपट घने जंगल में गायब हो गए। इस दृश्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस समय राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के आधिकारिक लाइव प्रसारण कक्ष में सभी कैमरे और ध्यान एक अन्य टीम पर केंद्रित थे। उन्होंने शंघाई में उस क्रॉसटॉक मास्टर द्वारा अपमानित होने की अपनी गलती से सबक सीखा। जो हुआई की कार्रवाई और भी तेज और निर्णायक हो गई। उन्होंने अपने विरोधियों को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। एक बार जब यह नजर में आ जाता है तो ये तकनीकों का एक सहज और प्रवाहमय संयोजन होता है। निषिद्ध मंत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रथम हमला नियंत्रण। निषिद्ध मंत्र उल्का वर्षा जिसके बाद विनाश होगा। क्या इसे एक ही लहर में हटाया नहीं जा सकता? तो चलिए एक और जोड़ते हैं। निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मुहर। जब अत्यधिक ताकत हावी होती है तो कोई भी रणनीति फीकी और शक्तिहीन प्रतीत होती है। महज 2 घंटे में उन्होंने इस अनुचित तरीके से 80 से अधिक उम्मीदवारों वाली 18 प्रांतीय टीमों को मीत द्वीप से बाहर भेज दिया है। बेशक कुछ उम्मीदवार जिन्होंने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी या जिनके पास जीवन बचाने के विशेष कौशल थे, वे उल्कापिंडों की बारिश होने के ठीक उसी समय बच निकलने में कामयाब रहे। वे बेहद घबरा गए और उन्होंने पूरे द्वीप में ये जानकारी तेजी से फैला दी। अब बची हुई अधिकांश टीमें पहले से ही यह जानती हैं। इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का आगमन हुआ। एक समय में एक टीम, एक समय में एक टीम। ये तो बहुत डरावना है। लाइव स्ट्रीम में आने वाली टिप्पणियां शुरुआत में गर्मागर्म बहसों से बदलकर काफी पहले आश्चर्य और हंसी मजाक के एक समान मिश्रण में तब्दील हो गई थी। चैंपियन के बारे में चर्चा करने का क्या मतलब है? उस जादुई देवता के अलावा इस साल शीर्ष दावेदार कौन हो सकता है? अब बस यही सवाल बचा है कि क्या डोंगिंग प्रांत बाकी बची सभी टीमों को टूर्नामेंट से बाहर कर पाएगा? मैं शर्त लगाता हूं कि वो कर सकता है। ये तो बस जबरदस्त ताकत का मामला है। अब मुझे 100% यकीन है कि वह निश्चित रूप से एसएस रैंक का है। अन्यथा उसके पास इतनी भयानक दमनकारी शक्ति होना असंभव था। एक ही समय पर राजधानी शहर राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का कमांड सेंटर। इसी बीच कमांड सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक विशाल कार्यालय में माहौल कुछ अलग था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने जनरल की साफ सुथरी वर्दी पहन रखी थी और जिसके कंधों पर 2 चमकते सितारे थे, अपने सामने लगी विशाल प्रकाश स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। स्क्रीन पर गैंडाल्फ की छवि दिखाई दे रही थी। महान शिया साम्राज्य की सेना में एक जनरल झांग डोंगलाई इस राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य प्रभारी हैं। उसकी उंगलियां लयबद्ध तरीके से हल्की हल्की मेज पर थपथपा रही थी। सामान्य ऑफिस की वर्दी पहने एक सहायक तेजी से अंदर आया और उसने अभी अभी छपा हुआ एक दस्तावेज सौंप दिया। मैंने डोंगिंग प्रांत के लिए गैंग से इसकी पुष्टि कर ली है। उम्मीदवार का पंजीकृत नाम गैंडाल्फ है और उसका पेशा एक निषिद्ध जादूगर है। सहायक कुछ देर रुका। उसकी आवाज में मुश्किल से दबाई गई उत्तेजना झलक रही थी। ली गैंग द्वारा दी गई प्रारंभिक रेटिंग एसएस स्तर की होने का संदेह है। स्मैक, झांग डोंगलाई की उंगलियां जो मेज पर थपथपा रही थी, अचानक रुक गईं। उसने दस्तावेज ले लिया, लेकिन उसकी निगाहें स्क्रीन से हटी नहीं। कुछ देर बाद उसने धीमी हंसी हंसते हुए 3 शब्द कहे। अच्छा, हमारे महान जिया साम्राज्य ने अंततः अपने तीसरे एसएस रैंक का स्वागत किया। वह धीरे से उठा, फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की के पास गया और नीचे विशाल इस्पात शहर को देखने लगा। हमें हाल के वर्षों में इस तरह की खबरों की बहुत जरूरत थी। उनकी आवाज गहरी थी और उसमें उतार चढ़ाव का भाव झलक रहा था। राजधानी के विश्वविद्यालयों के पूर्व प्रधानाध्यापक और सेना के पूर्व मार्शल सभी बूढ़े हो रहे हैं। मैं इस देश की रक्षा और कितने वर्षों तक कर सकता हूँ? उसके पीछे खड़ा उसका सहायक अपना सिर नीचे किए बैठा रहा, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह इस बात से भलीभांति परिचित था कि वृद्ध जनरल पर कितना भारी बोझ था। हाल के वर्षों में महान शिया साम्राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध प्रतीत होता रहा है, लेकिन वास्तविकता में वहां उथल-पुथल भरी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं। बाहरी दबाव कभी कम नहीं हुए हैं। साकुरा साम्राज्य, जिसका महान शिया साम्राज्य के साथ सबसे गहरा संघर्ष है, पिछले 2 वर्षों से लगातार उत्पात मचा रहा है और एक के बाद एक 2 ऐसे स्तरीय शक्तिशाली योद्धा उभर रहे हैं। इन 2 अनुभवी योद्धाओं के साथ अब उनके पास कुल 4 ऐसे स्तरीय शक्तिशाली योद्धा हो गए हैं और उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया है। और निर्विवाद महाशक्ति स्वतंत्र संघ का जिक्र करना भी जरूरी है। विश्व के शिखर पर विराजमान एसएस स्तर के विशेषज्ञ को छोड़ दे तो एसएस स्तर के 7 दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। हालांकि लंबे समय से महान शिया साम्राज्य में कोई नई ताकतें उभरकर सामने नहीं आई हैं।
ये बात हमेशा से ही सभी उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के मन पर लटकती तलवार की तरह रही है। अब आखिरकार हमने इस पल का इंतजार कर लिया है। जहां डोंगलाई पीछे मुड़ा, उसका चेहरा स्पष्ट खुशी से चमक रहा था। और तो और वह एक ऐसी जादूगरनी है जिसकी आक्रमण शक्ति बेहद भयावह है। कर्मचारी अधिकारी ने बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, जनरल, इन उम्मीदवारों में गैंडाल्फ की ताकत नितांत रूप से श्रेष्ठ है। क्या हमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए? मैं अन्य उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं करना चाहता, खासकर राजधानी के उन दोनों उम्मीदवारों को। मुझे डर है कि वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं। झांग डोंगलाई ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। युवक, कुछ असफलताओं का सामना करना अच्छा होता है। उन्हें पहले से ही ये देखने दे कि अपनी क्षमता से बाहर होने और आपसे अधिक सक्षम व्यक्ति के होने का क्या मतलब होता है। हस्तक्षेप की बात करें तो वह धीरे से हंस पड़ा। उसे जो चाहे करने दो। मेरा अनुमान है कि देश भर के दर्शक इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। अब समय आ गया है कि दूसरे देशों के लोग देखें कि हमारे महान शिया साम्राज्य की एसएस श्रेणी की प्रतिभाओं की नई पीढ़ी वास्तव में कितनी अद्भुत है। मीजिमा द्वीप, एक घाटी के प्रवेश द्वार पर 3 टीमें, जिनमें 15 परीक्षार्थी शामिल हैं, एक विचित्र गतिरोध में फंसी हुई हैं। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि एक दूसरे से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी। इनमें से एक टीम शंघाई की टीम थी, जो महज किस्मत से बच निकलने में कामयाब रही। अन्य 2 टीमें बीजिंग और सिचुआन से हैं। राजधानी से इस समूह का नेतृत्व असाधारण करिश्मा वाले एक बेहद आकर्षक दंपति कर रहे थे। वह व्यक्ति लंबा और सुंदर था, हल्के चांदी के कवच में लिपटा हुआ था, उसके हाथ में एक जादुई भाला था और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। वह महिला हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी और उसका व्यवहार शांत और संयमित था, मानो वह बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर खिले बर्फीले कमल की तरह हो। उन दोनों को वहां खड़े देखना ही अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था, और एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे असाधारण पृष्ठभूमि से आए थे। आप सभी ने शायद सुना होगा कि डोंगिंग प्रांत ने इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में एक बड़ा शैतान पैदा किया है ना? चांदी के कवच पहने युवक ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज स्पष्ट और उज्ज्वल थी। उसकी निगाहें शंघाई और सिचुआन की टीमों पर घूम रही थी। जहां तक मुझे पता है, उसने अब तक 15 से अधिक टीमों को बाहर कर दिया है। शंघाई की कतार में पारंपरिक चीनी क्रॉसटॉक चोगा पहने हुए मोटे ताजे व्यक्ति गोडे ने ये शब्द सुनते ही अपने चेहरे पर तुरंत ही कुछ देर तक रहने वाले भय का भाव दिखा दिया। उसने हाथ में पकड़े कागज के पंखे को लहराया और बार बार अपना सिर हिलाया। युवक, मैंने इसके बारे में अभी नहीं सुना है। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वह भी सदमे में था। उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा। अगर मेरा पेशा थोड़ा खास ना होता, तो हमारी शंघाई टीम शायद बहुत पहले ही अपने गृहनगर लौट गई होती। चुआडू के कप्तान, जो एक हष्टपुष्ट युवक थे, ने भी सिर हिलाया। हमने भी इसके बारे में सुना है। उसने दूर आसमान की ओर इशारा किया। हमने अभी अभी आकाश में उन विशाल उल्कापिंडों को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ये तो सरासर अपमानजनक है। राजधानी से आई नीले रंग के वस्त्र पहने उस अलग थलग महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज गूंज उठी। तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर काम करें? आइए पहले पूर्वी प्रांत में उस मुद्दे से निपट लें। तो क्या हम इस मामले को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से सुलझा लें? ये सुनकर गोडे ने तुरंत अपना पंखा एक तरफ रख दिया और अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। जी हाँ, मैं अपने दोनों हाथों और पैरों से सहमत हूँ। उन्होंने धार्मिक आक्रोश के साथ बात की। मैं, गो डेपिंग, अपने जीवन में किसी भी चीज से बढ़कर शांति को प्यार करता हूँ, और मैं कभी भी इस तरह की लड़ाई और हत्या में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम उस राक्षस राजा से नहीं निपटे, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम, शंघाई के लोग, एकजुट होने के लिए सहमत हैं। चुआडू के कप्तान ने मुस्कुराते हुए राजधानी से आए चांदी के कवच वाले युवक पर उत्सुकता से नजरें गड़ा दी। सिर्फ इसलिए कि राजधानी का ये युवक इतना सुंदर है। हम सिचुआन में भी मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। तभी चांदी के कवच पहने उस युवक ने गौर किया कि चुआडू के 5 हटे कट्टे आदमी लगातार उसे ही घूर रहे थे। मुझे रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और मैंने सहज रूप से आधा कदम पीछे ले लिया। दूसरी ओर, घने जंगल में नकाबपोश व्यक्ति के नेतृत्व वाली रहस्यमयी टीम अनजाने में 6 लोगों से बढ़कर 20 से अधिक लोगों की हो गई थी। वे एक खामोश मौत की सेना की तरह पूर्ण सामंजस्य में आगे बढ़ते रहे, चुपचाप अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। अध्याय 88। उसने सबसे अधिक ट्रैफिक वाली रणनीति को चुना। लाइव टेलीविजन स्टूडियो के अंदर मेजबान वेई झेंग की निगाहें नक्शे पर टिकी हुई थी। देवियों और सज्जनों, कृपया एक नजर डालें। उसने स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने की ओर इशारा किया, जहां कई हरे बिंदु एक साथ जमा हो गए थे। जिशान प्रांत, युनमेंग प्रांत, बेहे प्रांत की 6 टीमें आपस में भिड़ गईं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं छिड़ी। इससे एक बात स्पष्ट होती है। महिला होस्ट लिनशी ने तुरंत जवाब दिया। उनके लहजे में हैरानी झलक रही थी। उन्होंने एक गुप्त गठबंधन बना लिया है। वेई झेंग ने सिर हिलाया। जी हाँ, इस तरह की घटनाएं पिछले वर्षों की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर होती रही हैं। लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इतनी सारी टीमों को गठबंधन बनाते देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि डोंगिंग प्रांत में उस भिक्षु के आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। अन्य प्रांतीय टीमों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले उसे हराना होगा। इसके बाद लिनशी की नजर नक्शे के निचले दाहिने कोने पर पड़ी। भाई वेई, उधर देखो। ये सिर्फ ऊपर बाईं ओर वाली टीम ही नहीं है, नीचे दाईं ओर वाली ये तीनों टीमें भी गठबंधन बनाती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन तीनों टीमों को कम नहीं आंकना चाहिए। बीजिंग, शंघाई और सिचुआन। राजधानी की टीम में 2 एस लेवल के प्रतिभाशाली लोग हैं। शंघाई वाला एस लेवल का व्यक्ति वही क्रॉसटॉक मास्टर है जिससे हम पहले मिल चुके हैं। कहा जाता है कि चुआडू का कप्तान भी एस क्लास पेशेवर है। वेई झेंग ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज ऊंची की। इन सभी को मिलाकर इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा टीम में शामिल सभी एस स्तरीय पेशेवर एक साथ आए हैं। 4 एस श्रेणी के योद्धा डोंगिंग प्रांत के सबसे बड़े शैतान से निपटने के लिए एकजुट होते हैं। ये वाकई एक शानदार शो होने वाला है। बेडरूम के अंदर जो हुआई ने टीवी पर यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक गठबंधन, ये बेहतर होगा। इससे मुझे उन्हें एक एक करके खोजने की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है, जो समय की बर्बादी होगी। एक ही बार में सब कुछ पकाना अधिक कुशल तरीका है। हालांकि ऊपरी बाएं कोने में मौजूद 5 या 6 टीमों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश मामूली खिलाड़ी हैं और उनके बारे में चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है।
अब जिस सबसे अहम मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है वह है शंघाई, बीजिंग और सिचुआन के लोगों से बनी एस क्लास एवेंजर्स टीम। एक ही समय में 4 एस क्लास दुश्मनों से मुकाबला करना काफी रोमांचक लगता है। एक बार जब हम उनसे निपट लेंगे तो बाकी टीम का काम भी समय के साथ पूरा हो जाएगा। ये बात समझ आने पर जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत अपनी चेतना को गैंडाल्फ में स्थानांतरित कर दिया। डॉट 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 जंगल में जो हुआई ने अपनी आंखें खोली और अपने पीछे येशी, शेन फुहाई और युआनकाई को देखा। हो सकता है कि आने वाले युद्धों में मैं आपकी देखभाल न कर पाऊं। उनकी आवाज शांत थी। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखें। अगर मैं बाहर हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी डोंगिंग प्रांत का प्रतिनिधित्व करूंगा और चैंपियनशिप जीतूंगा। ये सुनकर तीनों व्यक्ति गंभीर हो गए और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। येशी ने अपनी छोटी मुट्ठी भींचकर गंभीरता से कहा, चिंता मत करो बॉस, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। जो हुआई ने उसके गंभीर चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये लड़की जहां भी जाती है सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। उसे डर था कि समझदार लड़की उसकी योजना में कोई खामी न खोज ले, इसलिए उसने ज्यादा करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा, आगे बढ़ा और उस दिशा की ओर तेजी से चलने लगा जहां तीनों टीमें थीं। डॉट 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 वह चला गया। डोंगिंग प्रांत से सेना चली गई है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में होस्ट वेई झेंग की आवाज फिर से गूंज उठी। देखो वह किस दिशा में जा रहा है। वह राजधानी शंघाई और सिचुआन की संयुक्त सेनाओं के साथ टकराव शुरू करने जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने सबसे ज्यादा ट्रैफिक पैदा करने वाली रणनीति को चुना है। लेकिन इस आदमी को दूसरे पक्ष के ठिकाने का इतनी सटीक जानकारी हमेशा कैसे होती है? ऐसा लगता है जैसे शरीर में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया गया हो। महिला मेजबान लिंशी ने उत्साह से मेज पर हाथ मारा। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दृश्य का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब सामने आने वाला है। निर्देशक, जल्दी लाइव फीड चालू करो। लाइव स्ट्रीम में चैट इतनी घनी थी कि स्क्रीन लगभग पूरी तरह से ढक गई थी। ये रोमांचक होता जा रहा है। ये रोमांचक होता जा रहा है। महान दानव राजा बनाम 4 एस क्लास हीरो। इसके बारे में सोचना ही रोमांचकारी है। आखिरकार यह आ ही गया। साल का सबसे बड़ा शो। मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। मैं इसे राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला एपिसोड घोषित करता हूँ। कोई आपत्ति नहीं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं चुपके से थोड़ा सा मलखा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? अरे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डॉट 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 इसके बाद दृश्य तीनों राजधानियों की सहयोगी सेनाओं के परिप्रेक्ष्य में बदल जाता है। जंगल में स्काउटिंग में विशेषज्ञता रखने वाला एक उम्मीदवार तनावग्रस्त दिखते हुए तेजी से समूह की ओर वापस भागा। वहां गया, वह जादूगर इसी तरफ आ रहा है। राजधानी के सैन्य बलों में हल्के चांदी के कवच पहने उस युवक ने यह सुनकर उपहास किया। सही समय पर, हम अभी तक उनके पास गए भी नहीं हैं, लेकिन वे खुद ही हमारे पास आ गए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। उसके बगल में बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली लियूजी हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थी और उसने भौहें चढ़ा रखी थी। चेन फैंग, लापरवाह मत बनो, पहले हम युद्ध की योजना बना लेते हैं। चेन फैंग ने सिर हिलाया, उसके चेहरे से तिरस्कार का भाव गायब हो गया। बहन लियू, मैं समझ गई। चुआडू का तगड़ा कप्तान जो दरवाजे के पैनल जैसी दिखने वाली एक विशाल ढाल लिए हुए था, बहुत ही सहज तरीके से बात कर रहा था। और कौन सी योजनाएं हैं? अगर हम चारों एस क्लास खिलाड़ी भी उसका सामना नहीं कर सकते तो बेहतर यही होगा कि हम मैच छोड़ दें। शंघाई की कतार में गोलमटोल गो डे ने अपना पंखा लहराया और पास आ गया। मैं पहले उसे नियंत्रित करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा। पूरी ताकत से उस जादूगर का सामना करो। एक बार जब तुम मुझसे निपट लोगे तो बाकी 3 छोटे मोटे दुश्मनों से निपटना आसान हो जाएगा। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ये योजना सबसे सुरक्षित है। कुछ ही देर में गोडे की शंघाई टीम चुपचाप आसपास की झाड़ियों में गायब हो गई। इस बीच राजधानी और सिचुआन से आए सैनिक अपनी जगह पर डटे रहे और आगे बढ़ते दुश्मन का डटकर सामना किया। कुछ क्षण बाद एक आकृति धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली। वह गैंडाल्फ था। चेन फैंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी और उसने जोर से कहा, तुम वही महान दानव राजा हो जिसके बारे में दूसरे लोग बात करते हैं। तुम तो कुछ खास नहीं लगते। चुआडू के कप्तान ने पलटवार करते हुए कहा, आप गलत हैं, वो स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर है। ये कहने के बाद उसने गहरी प्रशंसा भरी निगाहों से गैंडाल्फ को देखा। मुझे क्या करना चाहिए? अचानक मेरा मन कर रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे दूं। लियू जी ने आह भरी और झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ा। ऐसे समय में मजाक मत करो। जो हुआई ने तीनों विदूषकों को कुछ अवाक होकर देखा। उन्होंने चारों ओर देखा और शांत भाव से बोले, वो गोल मटोल बच्चा कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? वह अब कहाँ है? चेन फैंग ने ठंडी सांस ली। हम तीनों मिलकर तुमसे निपटने के लिए काफी हैं। ये सुनकर गैंडाल्फ ने और कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, उसने अपने हाथ में अग्नि कुंडली उठाई और उसकी छड़ी के शीर्ष पर स्थित क्रिस्टल तेजी से चमक उठा। उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा का एक भयानक प्रवाह इकट्ठा होने लगा। ठीक तभी, जरा ठहरिए, अचानक उसके बगल की झाड़ियों से एक आकृति बाहर निकली। वह कोई और नहीं बल्कि गोलमटोल गोडे था। उसने अपना पंखा लहराया और तेज आवाज में चिल्लाया, आज हम आप सभी को एक क्रॉसटॉक परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं हास्य अभिनेता हूँ गोडेगांग। गैंडाल्फ जो मंत्र बोलने ही वाला था वह अचानक बाधित हो गया। वह एकदम स्थिर हो गया और 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। मैं सीधा सादा आदमी हूँ गैंडाल्फ। अब चेन फैंग दहाड़ा और अपने भाले को झटकते ही 7 या 8 नुकीली भाले की परछाइयां पल भर में उनमें विलीन हो गईं, मानो समुद्र से अजगर निकलकर सीधे गैंडाल्फ की ओर बढ़ रहे हों। उनके पीछे खड़ी लियू जी ने गाना खत्म कर दिया था, फ्रॉस्ट बाइंडिंग। अनगिनत बर्फीली लताएं ठंडी रोशनी से जगमगाती हुई जमीन से फूट पड़ी और पलक झपकते ही गैंडाल्फ के हाथों और पैरों के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह वहीं मजबूती से जकड़ गया। चुआडू के कप्तान ने तो अपने हाथ में पकड़ी विशाल ढाल को आसमान में उछाल दिया। हवा में विशाल ढाल फूल गई, एक विशालकाय छाया में बदल गई और गैंडाल्फ के सिर की ओर जोर से गिरी। उसी समय टीम के अन्य पेशेवर सदस्यों ने भी गैंडाल्फ पर अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का प्रदर्शन किया।
आग का गोला, बर्फ की कील, हवा का ब्लेड, तीर, आकाश में दर्जनों चमकदार हमले हुए और पलक झपकते ही उन्होंने उस स्थान को अपनी चपेट में ले लिया जहां गैंडाल्फ मौजूद थे। गड़गड़ाहट, जंगल में उस भीषण विस्फोट की गूंज सुनाई दी। जमीन बुरी तरह कांप उठी और सबकी आंखों के सामने एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए। गैंडाल्फ की आकृति गहरे गड्ढे के केंद्र में शांति से पड़ी थी। उनके शानदार तारों और चंद्रमाओं से सजे वस्त्र अब तार तार और जर्जर हो चुके थे। उनकी सांसें धीमी थीं, मानो वे किसी भी क्षण गायब हो सकते हैं। चेन फैंग ने इस दृश्य को अपने चेहरे पर प्रसन्नतापूर्ण भाव के साथ देखा। हल किया। वह खुद को महान दानव राजा कहता है, लेकिन वह उतना शक्तिशाली नहीं लगता। लेकिन अगले ही पल उस गहरे गड्ढे में मृत्यु के कगार पर खड़े गैंडाल्फ के होठों के कोने पर अचानक एक चंचल मुस्कान आ गई। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, अंततः तारों की रोशनी के कणों में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। लियू जी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से हौंफने लगी। अच्छा नहीं है, यह एक भ्रम है। अध्याय 89, यह महान दानव राजा है। लियू जी की चीख ऐसी थी मानो सबके सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। चेन फैंग के चेहरे की खुशी पल भर में जम गई। चुआडू की टीम का बल्का सादा कप्तान स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। प्रेत, अभी अभी हुई वह विनाशकारी और केंद्रित गोलीबारी सिर्फ एक भ्रम थी। अच्छा नहीं है। गो डे का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वह इस बात का मतलब सबसे बेहतर जानता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसके मन में विचारों की दौड़ शुरू हुई, आकाश से एक अदम्य और भयानक शक्ति उतर आई। छप छप, घुटने टेकने की धीमी धीमी आवाजें गूंज उठी। 3S रैंक पेशेवरों के अलावा उपस्थित बाकी सभी परीक्षार्थी भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर मजबूती से दबने से पहले एक भी आवाज निकालने में असमर्थ थे। वे हिलने डुलने में भी असमर्थ थे। चेन फैंग ने अपने भाले को जमीन पर टिका दिया। उसके घुटने मुड़ गए और तनाव के कारण उसकी हड्डियां कराह उठी। लियू जी ठंड से कांप रही थी। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन उसके माथे से ठंडे पसीने की बारीक बूंदें टपक रही थी। कैप्टन चुआडू का हटा कटा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसके दांत भींचे हुए थे। ये किस प्रकार की शक्ति है? यह इतना भारी क्यों है? गोडे को भी एक घुटने पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसका गोल मटोल चेहरा गहरे जिगर के रंग का हो गया। फिर वही एहसास, ये घिनौना एहसास जिसमें एक उंगली उठाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। टैप टैप टैप, पास की झाड़ियों से धीमी गति से कदमों की आहट सुनाई दी। सभी को अपना सिर उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर तारों और चंद्रमा से सजे हुए वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से बाहर निकला। वह बिल्कुल सुरक्षित और शांत था, मानो उस विनाशकारी विस्फोट का उससे कोई लेना देना ही न हो। वह गोडे के पास गया, रुका और उसे तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखने लगा। क्या आपको लगता है कि मैं एक ही गलती दोबारा करूंगा? जो हुआई के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। असल में वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसकी टीम में मौजूद ए लेवल का जादूगर शेनफुहाई कितनी दूर तक जा सकता है। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छा रहा। इतने सारे लोगों के शामिल होने के बावजूद भी वे इसे समझ नहीं पाए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ये लोग अभी बहुत छोटे हैं। जो हुआई ने अपने हाथ में मौजूद अग्निकोर को ऊपर उठाया और छड़ी के शीर्ष पर स्थित क्रिस्टल फिर से चमक उठा। सभी लोग, खेल खत्म हो गया है। उसने मंत्रोच्चार करने और उल्कापिंडों की बौछार करने की तैयारी की। इंतजार, ये दृश्य देखकर जमीन पर पड़े गोडे की आंखों में दृढ़ संकल्प का भाव आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपना मुंह खोला। वह फिर से वही चाल चलने वाला है। हालांकि उसने केवल एक ही अक्षर बोला था। एक हटा कटा चांदी जैसा दिखने वाला व्यक्ति दूर से तोप के गोले की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ा। टकराना, धातु से ढकी एक मुट्ठी ने जोरदार प्रहार से गोडे के चेहरे पर वार किया। तुम ही अकेले हो जिसे चुटकुले सुनाना पसंद है। युआन काई गोडे की पीठ पर सवार था और उसकी दूसरी मुट्ठी बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थी। तुम ही अकेले हो जिसे चुटकुले सुनाना पसंद है। वह दहाड़ते हुए चीजें तोड़ रहा था। गोडे इस झटके से इतना स्तब्ध हो गया कि उसे तारे नजर आने लगे और उसे दोबारा बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका पहले से ही गोलमटोल चेहरा अब और भी बड़ा दिख रहा था। वह स्पष्ट स्वर में चिल्लाया, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तभी आसमान में अंधेरा छा गया। 5 विशाल उल्कापिंड भयावह हरी लपटों से जलते हुए बादलों को चीरते हुए नीचे की ओर तेजी से गिरे। चेन फैंग और लियू जी भयभीत थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे केवल अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर ही चला सके। बाकी लोग वहीं पर फंसे रह गए। वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। क्या यह महान दानव राजा की शक्ति है? वास्तव में ये बहुत भयावह था। 4S क्लास लड़ाकू विमानों के एक साथ आने के बावजूद भी वे अंततः उसका मुकाबला करने में असमर्थ रहे। जैसे जैसे उल्कापिंड करीब आता गया, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर निराशा छा गई। गर्जन, चुआडू के कप्तान ने अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। उसके कपड़े पल भर में फट गए, जिससे उसके नीचे की भयानक रूप से उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देने लगी। उसका शरीर उभरी हुई नसों से ढका हुआ था, मानो कुंडली मारे हुए छोटे छोटे सांप हों। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और विशाल ढाल को आसमान में बहुत ऊपर फेंक दिया। हवा में विशालकाय ढाल फैल गई और पल भर में एक विशाल अवरोध में बदल गई, जिसने सभी को ढक लिया और उनके सिर के ऊपर खड़ी हो गई। बूम! ऊपर से एक बेहद धीमी सी धमक की आवाज गूंजी। पूरी धरती बुरी तरह कांप रही थी। उस विशाल ढाल ने उल्कापिंड के प्रभाव को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन भयानक हरी लपटें कीड़ों की तरह ढाल से चिपकी रही, उसे लगातार जलाती और नष्ट करती रहीं। जब विशाल ढाल को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया गया और वह वापस जमीन पर गिरी, तो वह गड्ढों से भरी और जर्जर हालत में थी। ऊपर हरी लपटें लगातार जलती रहीं। कैप्टन चुआडू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद विशाल ढाल को देखा, जो अभी भी आग की लपटों से क्षीण हो रही थी, और उसका दिल दर्द से भर गया। यह एक महाकाव्य स्तर की विशाल ढाल है, जिसे वह अंततः हासिल करने में कामयाब हो गई। इसे यूं ही फेंक दिया गया। इसका बच के बिना उसकी ताकत कम से कम आधी हो जाएगी। हालांकि जैसे ही उसने इस भयानक प्रहार को रोका, वह भयावह गंभीरता जिसने सभी को घेर लिया था, धीरे धीरे कम होने लगी। सभी लोगों की चलने फिरने की क्षमता वापस आ गई। मारना। जैसे ही चेन फैंग को गुरुत्वाकर्षण के गायब होने का एहसास हुआ, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आकृति बिजली की गति से आगे बढ़ी और पल भर में गैंडाल्फ के सामने प्रकट हो गई। गैंडाल्फ पर गोलियों की बौछार किसी प्रचंड तूफान की तरह हो रही थी। जो हुआई ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ हाथ हिलाया।
एकदम पारदर्शी रहस्यमय सुरक्षा कवच की एक परत ने उसे तुरंत घेर लिया। चेन फैंग के सभी हमले आर्केन बैरियर पर ही लगे। -1024, -988, -1153। प्रत्येक प्रहार से शील्ड का मूल्य हजारों अंक तक कम हो सकता है। हालांकि गैंडाल्फ की ढाल की कुल कीमत 150,000 है। ये नुकसान महज एक हल्की सी चुभन से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, चेन फैंग की चिंता बढ़ती गई। इस जादूगर की ढाल बहुत ज्यादा मोटी है। सौभाग्यवश ठीक हुए अन्य पेशेवर भी नुकसान की भरपाई के मामले में उनसे आगे निकलने लगे। कौशलों की बौछार के आगे गैंडाल्फ की ढाल का मूल्य अंततः 1/3 कम हो गया। फिर अगले ही पल गैंडाल्फ ने अनायास ही अपना हाथ उठा लिया। कम हुई शील्ड का मान तुरंत पूर्ण रूप से बहाल हो गया। चेन फैंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। कुछ ही दूरी पर लियू जी, जो अभी भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही थी, का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया था। इस क्षण उन्हें अंततः महान दानव राजा शब्दों का सही अर्थ समझ में आया। एक ही सहज चाल से प्रतिद्वंद्वी उनके सभी हमलों को बेअसर करने में सक्षम हो गया। इत्मीनान से टहलते हुए वे इस शक्तिशाली जादूगर के सामने मस्खरों की तरह थे। लाइव स्ट्रीम के दौरान चैट कमेंट से भर गई थी। मैं घोषणा करता हूँ, वह मेरे आदर्श हैं, वह अद्भुत हैं। ये तो मानो खेल का रुख ही बदल देने वाला है। हम इससे लड़ कैसे सकते हैं? हमले तो बस ऊपरी तौर पर ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ढालें पल भर में पुनर्जीवित हो जाती हैं, ये तो बस असंभव है। बेशक गैंडाल्फ के साथियों ने खूब आनंद उठाया। ये शी, युआन काय और शेन फुहाई काफी दबाव में हैं। ठीक होने के बाद गोडे ने अपने आदमियों को युआन काय का पीछा करने और उस पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया। ये शी और शेन फुहाई को उन तीनों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया और उनकी स्थिति काफी नाजुक थी। ये देखकर जू हुआई ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। उसने अपनी छड़ी उठाई और निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मुहर को छोड़ने की तैयारी की। ठीक तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी काली छाया प्रकट हुई। जू हुआई को दूसरे व्यक्ति की हरकतें भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी रहस्यमयी सुरक्षा कवच पर काले कोहरे से ढका हुआ और नुकीले नाखूनों से सजा हुआ एक हाथ अंकित था। टकराना -38291। गैंडाल्फ के सिर के ऊपर एक बेहद बड़ी क्षति संख्या दिखाई दी। जू हुआई का दिल बुरी तरह कांप उठा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। बूम! गैंडाल्फ का शरीर एक विशाल प्राचीन वृक्ष से बुरी तरह टकराया और अंततः रुक गया। इस अचानक हुए दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। भयंकर युद्ध अचानक समाप्त हो गया। सभी लोग अपना अपना काम रोककर अचानक प्रकट हुई उस आकृति को भय से घूरने लगे। उस व्यक्ति ने एक भयानक भूतिया मुखौटा पहन रखा था। मुखौटे के नीचे से एक भयावह डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया, पास ही खड़े गैंडाल्फ को देखा और धीरे से बोला, छोटे से जीव, ये सब मेरे शिकार हैं। आपको उन्हें चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। हे। अध्याय 90 आत्मा नियंत्रक। जैसे ही वह रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई, पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अभी क्या हुआ? वह अजय राक्षस राजा, जिसने सभी उम्मीदवारों को धूल चटा दी थी, एक ही झटके में ढेर हो गया। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और गैंडाल्फ की ओर देखा, जो धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था। उनकी कर्कश आवाज में स्पष्ट उत्साह झलक रहा था। यह मेरे हमले को बिना चोट खाए झेल सकता है। सच कहूं तो आपकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। हे, यह मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है। जू हुआई ने चुपचाप दूसरे व्यक्ति को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। भूत का मुखौटा पहने हुए उस व्यक्ति को देखकर उसे बेहद खतरनाक होने का आभास हुआ। आपने आखिरी वाक्य से क्या कहना चाहा? क्या ये सभी लोग उसके शिकार थे? राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के आधिकारिक लाइव स्ट्रीम रूम के अंदर मेजबान वेई झेंग ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और उन्हें अपनी आवाज निकालने में काफी समय लगा। मैंने क्या देखा? मैंने शुरू में सोचा था कि 3 राजधानियों की संयुक्त सेना को महान दानव राजा आसानी से नष्ट कर देगा। अचानक ही एक और विशेषज्ञ कहीं से प्रकट हो गया। मेजबान महिला लिंशी की आंखों में भी एक असामान्य चमक दिखाई दी। ये नकाबपोश उम्मीदवार बहुत रहस्यमय लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रांत से आता है। इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा सचमुच छिपी प्रतिभाओं से भरी हुई है। ये और भी दिलचस्प होती जा रही है। कुछ देर के लिए शांत रहा कमेंट सेक्शन अचानक पूरी तरह से हलचल से भर गया। अरे बाप रे, एक और विशेषज्ञ है। एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़। क्या इस साल की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा कोई फिल्म थी? मैं तो इसे साल की सबसे एक्शन से भरपूर फिल्म कहूंगा। वाह, ये तो कमाल था। बेहद रोमांचक। अगर राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा हर साल इतनी अच्छी होती, तो मैं इसे वसंत उत्सव समारोह के लिए बचा कर रखता। वो नकाबपोश आदमी कितना आकर्षक है। भले ही हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे उसका रहस्यमय खलनायक वाला अंदाज बहुत पसंद है। ये तो दिलचस्प होने वाला है। दानवों का राजा बनाम दानवों का राजा। चलो लड़ते हैं, चलो लड़ना शुरू करते हैं। एक ही समय पर राजधानी शहर राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का कमांड सेंटर। झांग डोंगलाई ने स्क्रीन पर भूत का मुखौटा पहने आकृति को घूरते हुए देखा। उनकी भौहें गहरी शिकन में बदल गईं। कुछ तो गड़बड़ है। असंख्य लड़ाइयों से गुजर चुके होने के कारण उन्होंने नकाबपोश व्यक्ति की विचित्रता को तुरंत पहचान लिया। जांच करना, उसने गहरी आवाज में आदेश दिया। मुझे इस नकाबपोश आदमी के बारे में तुरंत सारी जानकारी उपलब्ध कराओ। ऑफिस की वर्दी पहने एक सहायक कंट्रोल पैनल पर तेजी से टाइप कर रहा था। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। जनरल, हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्रांतीय टीम के उम्मीदवारों की फाइलों में से किसी में भी इस नकाबपोश व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गया। झांग डोंगलाई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मीजिमा द्वीप। चांदी के कवच में लिपटे चेन फैंग ने गैंडाल्फ को एक झटका लगते देखा और अनुमान लगाया कि एक और शक्तिशाली सहयोगी आ गया है। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, यार, चलो मिलकर काम करते हैं। पहले इस बड़े शैतान का सफाया करते हैं। ये सुनकर नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और उसकी ओर देखने लगा। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने धीमी कर्कश हंसी निकाली। उस हंसी ने चेन फैंग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इस आदमी के साथ क्या चल रहा है? पास ही खड़ी लियू जी ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और उसे याद दिलाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर दी।
सावधान रहो, मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले ही पल नकाबपोश व्यक्ति हिल गया। एक काली परछाई तुरंत करीब आने लगी। निशाना गैंडाल्फ नहीं, बल्कि चेन फैंग था, जिसने अभी अभी बात की थी। चेन फैंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उसके बाल खड़े हो गए और उसने सहज रूप से बचाव के लिए अपनी बंदूक उठा ली। खट, भाला काले कोहरे में लिपटे एक हाथ से टकराया, जिससे एक तीखी धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई। चेन फैंग ने बंदूक से आती हुई जबरदस्त ताकत महसूस की, उसके हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था और वह अनियंत्रित रूप से कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, वह प्रेत जैसी आकृति फिर से उसके बगल में आ गई। नकाबपोश व्यक्ति की हरकतें बिल्ली के चूहे के साथ खेलने की तरह सुंदर और अप्रत्याशित थीं। वह चेन फैंग के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, हमला करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि अपने मुखौटे के पीछे छिपी आंखों से उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। चेन फैंग हैरान और क्रोधित दोनों था। उसने अविश्वसनीय गति और कौशल के साथ अपना भाला चलाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब उसने हमला किया, तो उसके प्रतिद्वंद्वी ने अविश्वसनीय कोण से आसानी से उसे चकमा दे दिया। बहुत धीमा, मेरे कान में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। नकाबपोश व्यक्ति टेलीपोर्टेशन के जरिए चेन फैंग के बगल में प्रकट हुआ। एक हाथ ने धीरे से उसकी छाती पर स्पर्श किया। चेन फैंग का शरीर अचानक अकड़ गया। उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से के भाव धीरे धीरे गायब हो गए और उसका चेहरा खाली और भावहीन हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके होठों पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। नकाबपोश व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आखिरकार एक एस क्लास वाली मिल ही गई। चेन फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? राजधानी शहर से आई टीम के अन्य सदस्यों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा है। चेन फैंग धीरे धीरे मुड़ा। सूरज की रोशनी में उसकी मुस्कान और भी भयावह लग रही थी। मैं ठीक हूँ, पहले से भी बेहतर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपने हाथ में मौजूद भाले को झटका दिया और उसे घुमा दिया। उसने दरअसल अपने पीछे मौजूद इंपीरियल कैपिटल टीम के सदस्यों पर बेरहमी से चाकू से हमला किया। चेन फैंग, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, ये हम हैं। टीम के सदस्य ने हैरानी से चीख मारी और बचाव के लिए जल्दी से अपना हथियार उठा लिया। चेन फैंग मुस्कुराया और भी भयंकर हमला किया, उसका हर वार जानलेवा था। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है ये चेन फैंग पागल हो गया है। ये देखकर मोटे ताजे गोडे ने घबराकर चीख मारी। लियू जी का चेहरा बेहद विकृत हो गया। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि समस्या नकाबपोश आदमी के साथ थी। उसने अपनी लाठी उठाई और उसे नकाबपोश आदमी की ओर कर दिया। फ्रॉस्ट बाइंडिंग, जमीन से अनगिनत बर्फीली लताएं फुर्तीले बर्फीले सांपों की तरह फूट निकली और पल भर में नकाबपोश आदमी के पैरों के चारों ओर लिपट गईं। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति केवल थोड़ा सा कांप उठा। स्नैप! वे लचीली लताएं पल भर में चकनाचूर हो गईं और अनगिनत बर्फ के क्रिस्टलों में बदल गईं। लियू जी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और वह उनसे कुछ दूरी बनाना चाहती थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? कर्कश आवाज किसी अभिशाप जैसी लग रही थी। वह काली आकृति चुपचाप उसके सामने प्रकट हुई थी। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। लियू जी का शरीर अकड़ गया। कुछ ही क्षण बाद उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान फिर से उभर आई। वह मुड़ी, अपनी लाठी उठाई और उसे चुआंडू के समूह की ओर निशाना बनाया। यह आपकी बारी है। बूम! एक विशालकाय बर्फीला भालू दहाड़ता हुआ चुआंडू की स्थिति की ओर बढ़ा। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने वहां मौजूद सभी बचे हुए परीक्षार्थियों के मन में दहशत पैदा कर दी। ये नकाबपोश आदमी किस तरह का राक्षस है? हम दोनों आज सबको कुछ देने के लिए यहाँ आए हैं। ये देखकर गोडे ने बाकी सब कुछ भुला दिया और अपनी पूरी ताकत से नकाबपोश आदमी की ओर हाथ बढ़ाकर उस पर चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके गले में घुटन की एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसके शरीर के भीतर की जादुई शक्ति बाढ़ के द्वार खुलने की तरह बह निकली और पल भर में गायब हो गई। गोडे का चेहरा पीला पड़ गया और वह हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भय के भाव स्पष्ट थे। यह आदमी तो उस महान दानव राजा से भी कहीं ज्यादा भयानक है। यहाँ तक कि उनकी प्रतिभा का भी उनके सामने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय परीक्षा कमांड केंद्र, झांग डोंगलाई के अलावा 3 अन्य सैन्य अधिकारी भी यहाँ एकत्रित हुए थे। स्क्रीन पर नकाबपोश व्यक्ति के विचित्र तरीकों को देखते हुए सभी के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। एक आंख वाले बुजुर्गों में से एक व्यक्ति स्क्रीन को ध्यान से घूर रहा था। उसकी आवाज कर्कश थी। ये क्षमता, यह आभा, ये गलत नहीं हो सकता। उसने अपना सिर घुमाया और झांग डोंगलाई की ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आदमी डोंगिल से है। एस रैंक पेशेवर आत्मा नियंत्रक जुओ डाउलिन। अध्याय 91, अमानवीय और भ्रष्ट। जुओ डाउलिन, वांछित संख्या 0102, पेशेवर एस क्लास सोल कंट्रोलर, स्तर 65। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज शांत कमांड सेंटर में विशेष रूप से कर्कश लग रही थी। संभवतः उसका असली रूप द्वीप पर नहीं है। उसने किसी तरह अपनी आत्मा को एक छात्र के शरीर से जोड़ दिया। हालांकि उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई है, फिर भी वे ऐसी चीज नहीं है जिसका मुकाबला छात्रों का वर्तमान समूह कर सके। टकराना। झांग डोंगलाई ने मिश्र धातु की मेज पर जोर से मुट्ठी पटकी, जिससे एक धीमी सी आवाज आई। उसकी आंखों में गुस्सा मानो फूट ही रहा था। डोंगिल्ड, ये पागल लोग दिन ब दिन और भी ज्यादा बेखौफ होते जा रहे हैं। अब तो वे राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। क्या वे हमारे महान शिया साम्राज्य को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? वह अचानक मुड़ा और अपने पीछे खड़े सहायक को आदेश देने लगा। तत्काल सूचना जारी करें। इस वर्ष की राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा रद्द की जाती है। सभी टेलीपोर्टेशन सिस्टम को तुरंत सक्रिय करें और सभी बच्चों को बचाएं। सहायक के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। जनरल, नहीं। विभिन्न स्थानों पर स्थित सभी टेलीपोर्टेशन सिस्टम खराब हो गए हैं। ट्रिपल आइलैंड के बाहर किसी ने स्थानिक नियमों का उल्लंघन किया है। हमने पहले ही एक प्रशिक्षक को वहां भेज दिया है और वे इसकी मरम्मत के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे के भाव बदल गए। झांग डोंगलाई ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में दमित क्रोध झलक रहा था। इसमें कितना समय लगेगा? कम से कम आधा घंटा। बिल्कुल नहीं, झांग डोंगलाई ने साफ इनकार कर दिया। आधा घंटा बहुत लंबा समय है। उनकी नजरें वहां मौजूद अपने तीनों सैन्य सहयोगियों पर घूम पड़ी। मेरी सहायता करो, हम जबरदस्ती एक स्थानिक दरार खोलेंगे। मैं खुद उसमें जाऊंगा।
ये सुनकर एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। बूढ़े झांग, क्या तुम पागल हो गए हो? स्थानिक दरारें बेहद अस्थिर होती हैं। अगर आप इस तरह अंदर जाते हैं तो सावधानी न बरतने पर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। झांग डोंगलाई ने बिल्कुल भी नहीं सुना। हम अभी इसके बारे में चिंता नहीं कर सकते। अगर इसमें और देरी हो जाती तो उन बच्चों को शायद डोंगिल ले जाता। उनकी आवाज कर्कश थी और थोड़ी कांप रही थी। उस समय हम, जो राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के प्रभारी हैं, पूरे देश की जनता से आमने सामने कैसे बात कर पाएंगे? हम उन परीक्षार्थियों के परिवारों का सामना कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, उनमें एक एसएस रैंक का अधिकारी भी है। यही मेरे महान शिया साम्राज्य का भविष्य है। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। उनकी दृढ़ निगाहों को देखकर तीनों अधिकारी चुप हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने दृढ़तापूर्वक सिर हिलाया। अच्छा। चारों अधिकारियों ने एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए। हथेलियां एक दूसरे की ओर थीं। उनकी हथेलियों में विशाल और असीम ऊर्जा एकत्रित होकर अनियंत्रित रूप से संकुचित हो गई। पूरा कमांड सेंटर विकृत होने लगा और हिंसक रूप से कांपने लगा। खुला। झांग डोंगलाई दहाड़ उठा। अचानक चारों टुकड़ियां आगे बढ़ीं। सिजल, एक तीखी आवाज जैसे कोई कपड़ा फट रहा हो। उनके सामने का स्थान घोर अंधेरे में एक भयानक दरार के साथ जबरन फट गया। उस दरार के भीतर अथाह अराजकता और शून्यता व्याप्त है, जिससे प्रचंड स्थानिक उथल-पुथल उमड़ पड़ती है। बिना किसी झिझक के झांग डोंगलाई अंदर चले गए। अव्यवस्थित परिवेश के भीतर झांग डोंगलाई को ऐसा लगा मानो वह किसी घने अंधेरे समुद्र में गिर गया हो। यहाँ न कोई दिशा है, न कोई आवाज है, न कोई प्रकाश है। यहाँ केवल अनंत शून्यता और इतनी तीव्र स्थानिक अशांति है जो इस बात को भी चीर सकती है। उसने अपने हाथ में एक पॉइंटर को कसकर पकड़ रखा था। पॉइंटर की नोक बुरी तरह कांप रही थी और एक अस्पष्ट दिशा की ओर इशारा कर रही थी। ये मीजिमा के निर्देशांक हैं। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित होकर उस दिशा में तेजी से प्रस्थान किया। ठीक तभी गुलाबी रोशनी से जगमगाता एक पतला धागा चुपचाप शून्य से बाहर निकल आया। झांग डोंगलाई को एक अनहोनी का आभास हुआ और वह अचानक एक तरफ मुड़ गया। गुलाबी धागा उसके गाल को छूते हुए निकल गया, जिससे खून की बूंदों का निशान बन गया। जनरल झांग, आप कैसे हैं? उस अफरा तफरी में एक हल्की अस्पष्ट आवाज गूंजी, जो न तो पुरुष की थी और न ही महिला की। झांग डोंगलाई अचानक रुक गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। कुछ ही दूरी पर एक आकृति खामोशी से शून्य में तैर रही थी। वह व्यक्ति एक भव्य गुलाबी वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह लगभग राक्षसी प्रतीत होता था। उसकी आंख के कोने पर एक तिल था। उनकी गर्दन का कंठ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उनके होठों पर एक स्त्री सुलभ मुस्कान थी। उसे देखते ही झांग डोंगलाई का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। स्याही के निशान। उसने दांत पीसते हुए नाम उगला। आप सभी जानते थे कि हम अराजकता के क्षेत्र को पार करने का जोखिम उठाएंगे और आप सब यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। आपकी डॉन गिल्ड बिल्कुल अमानवीय है। इनकमा के नाम से जाने जाने वाले उस व्यक्ति ने यह सुनकर अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंस पड़ा। उसकी हंसी मनमोहक और आकर्षक थी। इसमें अत्यंत आपत्तिजनक पहलू कहाँ है? इस विचार को सोचने में उन्हें काफी समय लगा। मुझे बताओ, क्या मैं थोड़ा प्रतिभाशाली हूँ? झांग डोंगलाई दहाड़ उठा। आप पागल हैं। मैंने तो उस समय तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाया भी था। अब लगता है मैं सचमुच अंधा था। मोहन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक प्रकार का कट्टरपन आ गया। जनरल झांग, आप बहुत मूर्ख हैं। महान शिया साम्राज्य को वास्तव में बचाने वाला हम ही हैं। उसने अपनी बाहें खोली और उसके चारों ओर गुलाबी ऊर्जा का प्रवाह फैल गया। नहीं, तुम बूढ़े लोग जो अपनी पुरानी सोच में फंसे हुए हो। बिना देर किए झांग डोंगलाई एक सुनहरे तोप के गोले में परिवर्तित हो गया और सीधे आगे बढ़ गया। मोहन धीरे से हंसा और उसकी आकृति पल भर में अनगिनत गुलाबी तितलियों में बदल गई, जो शून्य में विलीन हो गईं। वहां जाना चाहते हो? पहले उनके साथ खेलो। सुनहरी रोशनी और गुलाबी तितलियां उस अव्यवस्थित स्थान में पल भर में आपस में टकरा गईं। ऊर्जा के हिंसक झटकों ने इस शून्य को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। एक ही समय पर राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के आधिकारिक लाइव स्ट्रीम रूम के अंदर कार्यक्रम के मेजबान वेई झेंग और लिंशी स्क्रीन पर दिख रहे विचित्र दृश्य को देखकर अवाक रह गए। नकाबपोश व्यक्ति के विचित्र तरीकों के तहत अधिक से अधिक परीक्षार्थी अचानक बेकाबू हो गए और अपने साथियों पर हमला कर दिया। लेकिन जल्द ही वे सब रुक गए। नियंत्रित परीक्षार्थियों के चेहरे पर एक जैसी भयावह मुस्कान थी और वे सभी एक साथ मुड़ गए। उनकी निगाहें पूरी तरह से डोंगिंग प्रांत की टीम की ओर टिकी हुई थी। अंततः लाइव चैट में किसी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? हालात इतने बिगड़ कैसे गए? कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में कुछ गड़बड़ है। ठीक तभी सिसल अचानक देश भर के सभी दर्शकों के सामने लाइव प्रसारण स्क्रीन पर एक बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। फिर स्क्रीन पूरी तरह से काली हो गई। तीनों द्वीपों के भीतर येशी, युआन काय और शेनफो हाई, जिनके चेहरे भय से भरे हुए थे, जल्दी से गैंडाल्फ के पीछे हट गए। मालिक, येशी की आवाज कांप रही थी। यह आदमी कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे बाकी सब लोग उसी के नियंत्रण में हैं। जू हुआई की निगाहें खाली आंखों से उम्मीदवारों पर घूम गईं। उनका चेहरा गंभीर था। आप सभी को छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर येशी और अन्य दो ने जोर से सिर हिलाया और तेजी से दूर के जंगल की ओर भाग गए। वे उस नकाबपोश आदमी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे। इस समय मैदान में केवल गैंडाल्फ और भूत का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ही बचे थे और उनके पीछे दर्जनों परीक्षार्थियों की मूक कठपुतली सेना खड़ी थी। नकाबपोश व्यक्ति इत्मीनान से टहलते हुए जू हुआई के पास पहुंचा। वह मुस्कुराया। क्या आपको पता है कि मैं सबसे आखिर में आपके पास क्यों आया था? जू हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और चुपचाप उसे देखता रहा। क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति ने उंगली बढ़ाकर अपने पीछे बैठे अचंभित परीक्षार्थियों के समूह की ओर इशारा किया। उन सभी को मिलाकर भी आप जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम जुओ डॉलिन है और मैं डॉन गिल्ड की ओर से आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जू हुआई के चेहरे पर समझदारी का भाव दिखाई दिया। डॉन गिल्ड। मैंने बहुत पहले सुना था कि यह संगठन प्रतिभाओं को भर्ती करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यासुओ का सामना पहले जिस चूहे से हुआ था, वह डॉन गिल्ड का सदस्य था।
इस घटना ने यासुओ को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के दौरान मुझ पर डॉन गिल्ड के सदस्यों ने हमला कर दिया। ये तो सरासर शर्मनाक है, ज़ुओ डाओलिन ने जारी रखा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पहल पर मेरे साथ आएंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं इन बेचारे उम्मीदवारों को जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। ये सुनकर जो हुआई मुस्कुरा उठा। उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और ज़ोडोल्फ को ऐसे देखा जैसे कोई मूर्ख को देख रहा हो। उनका मुझसे क्या लेना देना है, मुझे उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करना चाहिए। ये कहने के बाद उसने सचमुच अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठा लिया। भयानक जादुई शक्ति एकत्रित होने लगी जो नियंत्रित परीक्षार्थियों के समूह पर उल्कापिंडों की वर्षा करने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर ज़ुओ डाओलिन ने हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने यह बात शांत भाव से कही, मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। मुझे इस कालकोठरी की कार्यप्रणाली का पता है। जब आपका स्वास्थ्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपको यहाँ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या आप उन्हें इस तरह बचाना चाहते हैं? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। हालांकि अब मैंने उनकी आत्माओं पर नियंत्रण कर लिया है। अगर वे इस स्थिति से बाहर निकलकर जाग भी जाते हैं तो भी वे लार टपकाते हुए मूर्खों का झुंड ही रहेंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। जो हुआई ने अचानक अपनी छड़ी को ऊपर उठाना बंद कर दिया। जो जादू आकार लेने ही वाला था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। ज़ुओ डाओलिन की हंसी और भी अनियंत्रित हो गई। तुम दिखते हो, यह उतना निर्दयी नहीं लगता जितना आप कह रहे हैं। अध्याय 92 गैंडाल्फ बनाम ज़ोडोलिन। जो हुआई को अचानक बहुत गुस्सा आया। वह बिल्कुल यही सोच रहा था, क्या एक ही हमले में सभी छात्रों को बाहर निकाल देना समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। लेकिन ज़ुओ डाओलिन के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें मूर्ख बना दें, वह जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता। गैंडाल्फ सिर्फ एक पराकाष्ठा है, मृत्यु के बाद उसका पुनरुत्थान हो सकता है। लेकिन मेरे सामने खड़े ये लोग जीवित, सांस लेने वाले इंसान हैं जो महान शिया साम्राज्य के भविष्य की नींव हैं। ज़ुओ डाओलिन जो हुआई की चुप्पी का आनंद ले रहा था। मुखौटे के नीचे उसकी हंसी में एक विकृत संतुष्टि झलकती थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मुझे लगता है कि इतने सारे युवा प्रतिभाओं के बदले में आपको लेना एक बहुत अच्छा सौदा है। उसने अपनी बाहें चौड़ी कर ली, उसकी आवाज में जोश था। एक बार जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रभु कितना महान है। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक नए युग की शुरुआत के लिए है। जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया और 2 सेकंड तक चुप रहा। उसने अपना सिर उठाया और ज़ुओ डाओलिन की निगाहों से आंखें मिलाईं। मैं इस हालत में तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। क्यों ना हम लड़ाई करें? अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर ज़ुओ डाओलिन ने एक अजीब सी हे हंसी हंसी। मुझे असल में लड़ाई करना पसंद नहीं है। हालांकि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी करना मुश्किल है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो हुआई ने तुरंत कहा, आपको उन परीक्षार्थियों को मुझसे लड़ने के लिए नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है, ये व्यर्थ होगा। ज़ुओ डाओलिन ने हाथ हिलाया, उनका लहजा सहज था। चिंता मत करो, हमें तुम्हारी मदद के लिए उनकी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। जो हुआई ने अनावश्यक बातें करना बंद कर दिया। तो मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित करके उसे मुड़ने और जंगल की गहराई में भागने के लिए मजबूर कर दिया। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए पर्याप्त खुली जगह ढूंढनी होगी। ज़ुओ डाओलिन ने उसके जाते हुए रूप को देखा, मुस्कुराया और इत्मीनान से उसके पीछे पीछे चलने लगा। जो हुआई की द्वंद्वयुद्ध की चुनौती का असली उद्देश्य ये निर्धारित करना नहीं था कि कौन श्रेष्ठ है। वह बस समय बिताने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी को देखते हुए यह असंभव है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी न हो। सहायता किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। अब उसे बस इतना करना है कि आधिकारिक बचाव प्रयासों के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। उसे ज़ुओ डाओलिन की एक भी बात पर विश्वास नहीं था। क्या ऐसा पागल व्यक्ति अपना वचन निभाएगा? ये तो सरासर मजाक है। कुछ ही देर में वे दोनों एक के बाद एक चौड़ी गोलाकार घाटी में पहुंच गए। ये स्थान नुकीली चट्टानों और बंजर भूमि से भरा हुआ है। जो हुआ अचानक रुक गया और एकदम से पीछे मुड़ गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी छड़ी को ऊंचा उठा लिया। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, भनभनाहट। एक अदृश्य भयावह शक्ति ने पल भर में पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। हवा जमने लगी और धरती थोड़ी सी धंसने लगी। पीछे चल रही ज़ुओ डाओलिन अचानक रुक गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन पल भर में फट गई और धंस गई। अन्य उम्मीदवारों के विपरीत उन्हें सीधे तौर पर बांध कर नहीं रखा गया था और वे हिलने डुलने में असमर्थ नहीं थे। उसके पैर चट्टान में गहराई तक धंसे हुए थे, हर कदम एक गहरा पदचिह्न छोड़ रहा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गैंडाल्फ की ओर बढ़ रहा था। हालांकि रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन दमन का एहसास जरा भी कम नहीं हुआ था। जो हुआई की आंखें सिकुड़ गईं। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। उसने दूसरे पक्ष को पास आने देने की हिम्मत नहीं की और अपनी लाठी फिर से उठा ली। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। क्लिक क्लिक क्लिक। गैंडाल्फ के केंद्र से कड़ाके की ठंड चारों दिशाओं में तेजी से फैल गई। जमीन पल भर में बर्फ की मोटी परत में जम गई और हवा में मौजूद जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल में परिवर्तित हो गई। जैसे ही ज़ुओ डाओलिन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका शरीर तेजी से सफेद पाले की एक परत से ढक गया। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से जम गया और एक सजीव बर्फ की मूर्ति में बदल गया। जो हुआई जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि इतने बड़े हमले से प्रतिद्वंद्वी को फंसाना संभव नहीं था। हमें दुश्मन के भागने से पहले ही अगली घातक चाल की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसने अपनी छड़ी फिर उठाई और आकाश में एक रहस्यमय हरी रोशनी इकट्ठा होने लगी। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। हालांकि मंत्र का केवल आधा ही गायन हुआ था। टकराना, बर्फ की विशाल मूर्ति अचानक टूटकर बिखर गई। बर्फ के टुकड़ों के भंवर के बीच ज़ुओ डाओलिन की आकृति एक भूत की तरह प्रकट हुई। उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा थी। जो हुआई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और मंत्रोच्चार करना तुरंत बंद कर दिया। जादुई अवरोध, एकदम पारदर्शी कवच ने पल भर में उसके पूरे शरीर को घेर लिया।
लगभग उसी समय जब ढाल का निर्माण हुआ था, जू डाउलिन की आकृति पहले ही उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पांचों उंगलियां चौड़ी फैली हुई थीं। असंख्य विकृत और विलाप करती काली आत्माओं से निर्मित ऊर्जा का एक गोला गैंडाल्फ की ढाल पर जा गिरा। टकराना -63,882। गैंडाल्फ के सिर के ऊपर एक चौंकाने वाली रूप से बड़ी क्षति संख्या दिखाई दी। जू हुआई को एक अदम्य शक्ति का आभास हुआ और वह पीछे की ओर ऐसे उछल गया जैसे उसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी हो। बूम! उसका शरीर दर्जनों मीटर दूर एक पत्थर की दीवार से जोर से टकराया और अंत में रुक गया। कंकड़ पत्थर हर जगह उड़ने लगे। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगले ही पल उसे चक्कर आने जैसा एहसास हुआ, मानो दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो और तारे उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। उसकी आत्मा की गहराई से उठने वाले तीव्र दर्द और चक्कर के कारण वह लड़खड़ाने लगा, यहाँ तक कि स्थिर रूप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जू डाउलिन वहीं खड़ा रहा और उसने पीछा नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाया और जू हुआई के अस्त व्यस्त रूप का आनंद लिया। आपका स्तर अभी भी बहुत कम है। भले ही मैं अभी अपने असली रूप में न हूं, फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि तुम्हारी ढाल मेरे कौशल से होने वाले नुकसान को रोक सकती है, लेकिन मेरे हमले सीधे आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। वह खिलखिलाकर हंसा, उसकी आवाज में एक विकृत आनंद झलक रहा था। मैंने अभी जानबूझकर खुद को रोक रखा था, नहीं तो तुम अब तक बेहोश हो चुके होते। जू हुआई ने नींद से भरी अपनी गर्दन हिलाई और अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की। आत्मा पर हमला। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। चूंकि यही स्थिति है, फिर जी की आत्मा ही न्याय को आपसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने दीजिए। जू हुआई ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसकी चेतना शीघ्र ही गैंडाल्फ के शरीर से अलग हो गई। अगले ही पल गैंडाल्फ, जो अभी भी लड़खड़ा रहा था, अचानक चौंक गया। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और उसकी लड़खड़ाती मुद्रा गायब हो गई। दर्द की तीव्रता के कारण जो आंखें कुछ हद तक धुंधली हो गई थी, वे अचानक स्पष्ट और ठंडी हो गईं, जिनमें कोई भावना नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और जू डाउलिन की ओर देखा। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो पहले से बिल्कुल अलग थी और उसमें धातु जैसी महक थी। एक घिनौना खलनायक, मैं अपने प्रभु के नाम पर तुम्हारे पापों का दंड दूंगा। जू डाउलिन की मुस्कान थोड़ी सी ठहर गई। उसने अपने सामने खड़े गैंडाल्फ को कुछ आश्चर्य से देखा। ये आदमी, इस पर आत्मा का हमला हुआ था, फिर भी ये इतनी जल्दी ठीक हो गया। नहीं, ये सही नहीं है। उसके हाव भाव और उसकी आंखों में बदलाव आ गया है। जू डाउलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर नकाब के नीचे उसकी आंखों से अभूतपूर्व रूप से कटर प्रकाश फूट पड़ा। वह फूट फूट कर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मुझे तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। अध्याय 93, भयंकर तूफान। राजधानी शहर, राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा का कमांड सेंटर। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि दम घुट रहा था। खबर मिलते ही उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के नेता तुरंत वहां पहुंच गए। वे टेलीपोर्टेशन एरे के चारों ओर खड़े थे, उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। एक आंख वाले बूढ़े जनरल ने संक्षेप में पूरी कहानी सुनाई। डॉन गिल्ड, ये पागल लोग, ये तो सरासर कानून तोड़ रहे हैं। राजधानी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के उप प्रधानाध्यापक गुस्से से कांप रहे थे। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा में छेड़छाड़ करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे महान शिया साम्राज्य की पूरी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ एक उकसावा है। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस कैंसर को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना होगा। हाँ, हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमांड सेंटर के अंदर मौजूद भीड़ का मनोबल ऊंचा था। एक आंख वाले बूढ़े जनरल ने अपना हाथ उठाया और भीड़ को शांत कर दिया। कृपया सभी धैर्य रखें, अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। उन्होंने सबकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सभी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल झांग ने स्वयं कार्रवाई करते हुए एक स्थानिक दरार खोली और अराजक अंतरिक्ष में प्रवेश किया। अपनी ताकत के दम पर वह शायद पहले ही मीट द्वीप पर पहुंच गया होता और उन बदमाशों का सफाया कर रहा होता। ये सुनकर सभी के तनावग्रस्त मन में थोड़ी राहत मिली। उन्हें झांग डोंगलाई की क्षमताओं पर काफी भरोसा था। ठीक तभी बस कमरे के बीचों बीच जो जगह अभी अभी ठीक हुई थी, वह अचानक फिर से हिंसक रूप से हिलने लगी। किसी क्रूर बल के बल पर अंदर से एक घोर अंधेरी दरार खुल गई। इसके तुरंत बाद एक आकृति लड़खड़ाती हुई दरार से बाहर गिर पड़ी। ये झांग डोंगलाई था। उसके अधिकारी की वर्दी कई जगहों से फटी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें अनियमित थीं और उसके मुंह के कोने पर खून का एक निशान था। कमांड सेंटर में तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी लोग बिखरे बालों वाले झांग डोंगलाई को हैरानी से देख रहे थे। बूढ़े झांग, एक आंख वाला बूढ़ा जनरल आगे बढ़ा और उसे उठने में मदद की। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मीजिमा नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए हो? झांग डोंगलाई ने खुद को संभाला और हाथ हिलाया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे उनसे पानी टपक रहा हो। डॉन गिल्ड, उसने दांत पीसते हुए एक शब्द कहा। उस अराजक वातावरण में मेरी मुलाकात उस पागल आदमी मोहन से हुई। वह वहां लगातार घात लगाकर बैठा था और मुझे 3 द्वीपों पर जाने से रोकने के लिए उसने सीधे उस क्षेत्र में अराजक ऊर्जा को विस्फोटित कर दिया। स्थानिक निर्देशांक पूरी तरह से गड़बड़ हो गए थे। मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और मैं लगभग वापस नहीं आ सका। क्या? एक आंख वाले बूढ़े जनरल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वहां मौजूद अन्य लोगों के चेहरे तुरंत अत्यंत गंभीर हो गए। मोहन, उस गद्दार ने भी चाल चली। एक अधिकारी ने आह भरी। ऐसा लगता है कि इस बार डॉन गिल्ड का ऑपरेशन पूर्व नियोजित था। उन्होंने उस अराजक वातावरण के खिलाफ भी साजिश रचने में कामयाबी हासिल कर ली। द्वीप पर मौजूद बच्चे संभवतः खतरे में हैं। झांग डोंगलाई ने गहरी सांस ली और अपने अंदर उमड़ते रक्त और ऊर्जा को जबरदस्ती नियंत्रित किया। उन्होंने उस संरचना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार तकनीशियनों की ओर देखा। टेलीपोर्टेशन एरे, इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा? तकनीशियन पसीने से तरबतर था और उसकी आवाज कांप रही थी। जनरल, एरे मास्टर्स इसे ठीक करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके हस्तक्षेप के तरीके बहुत ही परिष्कृत हैं। हमें कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट? झांग डोंगलाई को अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने का एहसास हुआ। बड़ा लंबा समय हो गया है। 15 मिनट का समय उस पागल जू डाउलिन के लिए सभी परीक्षार्थियों को पैक करके ले जाने के लिए काफी है।
यह मैं हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज दर्द और आत्मदोष से भरी हुई थी। ठीक से निगरानी न करने की गलती मेरी ही है। इसी वजह से इन पागलों को मौका मिल गया। जनरल, इसके लिए पूरी तरह से आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्कूल के एक प्रमुख अधिकारी ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना दी। किसने सोचा होगा कि डॉन गिल्ड राष्ट्रीय परीक्षा को निशाना बनाने की इतनी धृष्टता करेगा। जी हाँ, अभी इन चीजों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। मीद्वीप के अंदर पहुंचने के बाद हम सब कुछ पर चर्चा करेंगे। वे लोग यही कहते हैं, लेकिन हर कोई अपने मन में जानता था कि उम्मीद बहुत कम रह गई थी। ... इसी बीच मीजिमा द्वीप, वृत्ताकार घाटी के अंदर जोडोलिन और गैंडाल्फ के बीच युद्ध जारी है। हे, तुम वाकई एक दिलचस्प खिलौना हो। ज़ुओडाउलिन भूतिया गति से आगे बढ़ रहा था। गैंडाल्फ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और लगातार उसके हमले में मौका तलाश रहा था। आत्मा से प्रेरित काले पंजों के निशान बार बार रहस्यमय अवरोध पर पड़ते रहे। बैंग बैंग बैंग, टकराव की धीमी धीमी आवाजें लगातार आती रहीं। गैंडाल्फ की ढाल का मूल्य तेजी से घट रहा है, लेकिन ज़ुओडाउलिन का दिल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक हमला रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रभाव पैदा करता था। किसी भी अन्य पेशेवर, यहाँ तक कि मानसिक रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले योद्धा की भी इस तरह के हमले के बाद आत्मा नष्ट हो जाती और वह उनके नियंत्रण में एक कठपुतली बन जाता। लेकिन मेरे सामने खड़ा ये जादूगर, उसकी ढाल नष्ट होने के अलावा उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब भी ढाल टूटने वाली होती, वह उसे फिर से भरने के लिए तुरंत आर्केन बैरियर का प्रयोग कर सकता था। फिर वह वहीं खड़ा रहा, अपनी भावहीन आंखों से खुद को घूरता रहा। ये पसंद है, ऐसा लगता है मानो उसमें आत्मा ही नहीं है। वह कैसे संभव है? आत्मा के बिना मैं अब किससे लड़ रहा हूँ? एक पत्थर। ज़ुओडाउलिन जितना इसके बारे में सोचता गया, यह उतना ही भयावह लगने लगा। उसे तो ये भी लगा कि गैंडाल्फ नाम का ये व्यक्ति उससे भी ज्यादा विचित्र था, एक आत्मा नियंत्रक। एकाग्रता में वह क्षणिक चूक थी। इसे जो हुआई ने बिल्कुल सटीक रूप से कैद किया, जो अवलोकन क्षेत्र के किनारे पर थे। मौका। उन्होंने तुरंत गैंडाल्फ को जवाबी हमला करने का निर्देश दिया। भनभनाहट। गैंडाल्फ से एक अदृश्य लहर पल भर में सभी दिशाओं में फैल गई। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। एक बार फिर भारी दबाव छा गया। ज़ुओडाउलिन का शरीर अचानक स्थिर हो गया और उसकी गति तेजी से कम हो गई। उसके पैरों के नीचे की पथरीली जमीन इंच इंच करके फट रही थी। हे, फिर से वही चाल। मुखौटे के नीचे से उसकी कर्कश ठंडी हंसी सुनाई दी। आपकी तकनीकें शक्तिशाली हैं, लेकिन ताकत में इतने बड़े अंतर के सामने वे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। गैंडाल्फ के भव्य तारा चंद्रमा वस्त्र अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठे। अनगिनत तारों और अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं के प्रतीक उस वस्त्र पर प्रवाहित होकर एक जगह आकर मिल गए। ये स्टार एंड मून रोब का सेट इफेक्ट है। रहस्यमय दोहरा रूपांतरण। 500 मैना का उपयोग करने से आप कूलडाउन समय को अनदेखा कर सकते हैं और एक ही कौशल को तुरंत 2 बार उपयोग कर सकते हैं। भनभनाहट। शीतलन और मंत्रोच्चार की अनदेखी करते हुए एक और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र